नमस्कार। हम अध्ययन कर रहे थे लाभदायकता अनुपातों का, जिसके अंदर हमने अभी तक देखा कि लाभदायकता अनुपात और तरलता अनुपात कैसे निकाले जाते हैं। इसी कड़ी में हम तीसरे अनुपात का अध्ययन करते हैं, वो है आपका कार्यकुशलता अनुपात, या जिसको एक्टिविटी रेशियो बोला जाता है। इसके अंदर जो पहला आता है आपका, वो होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो या STR। मेनली क्या होता है, क्रियाशीलता अनुपात हम क्यों निकालते हैं, ये देखता है कि उसका किसी भी बिजनेस की या संस्था की कार्य निष्पत्ति या परफॉर्मेंस कैसी है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रबंधकों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन अगर करना है हमें, तो हम क्रियाशीलता अनुपात निकालते हैं। ये बताता है कि संस्था ने अपने उपलब्ध संसाधन या सेवाएं जो है उसका वो कुशलतम उपयोग कर रही है या लाभप्रद उपयोग कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये हमें किसके द्वारा ज्ञात होता है, क्रियाशीलता अनुपात के द्वारा। ये मेनली किसके ऊपर फोकस रहते हैं, या तो ये सेल्स के ऊपर निकाले जाएंगे और या आपके एसेट्स के ऊपर निकाले जाते हैं। मोस्टली उनका रेशियो देखते हैं हम। इनको टर्नओवर रेशियो या सेल्स रेशियो या एसेट्स मैनेजमेंट रेशियो भी बोला जाता है। इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं आगे। क्रियाशीलता अनुपात में पहला आता है आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो, या जिसको शॉर्ट में STR भी बोला जाता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या करेगा, आपका स्टॉक कितना है और कितने टाइम में वो टर्नओवर हो रहा है बिजनेस के अंदर, कि आप कितना स्टॉक रखें, ना ज़्यादा ना कम। ये हम किसके द्वारा निकाल सकते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो के द्वारा निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, ये आपको बेचे गए माल की लागत में औसत स्कंद का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। यानी यह अनुपात स्कंद के विक्रय में बदलने की दर को बताता है। कैसे निकालेंगे इसको, हम क्या करेंगे, स्टॉक ऑफ गुड सोल्ड्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब बात आती है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक में आप क्या ऐड करोगे, परचेज के बाद आप इसमें क्या ऐड करोगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। घटाओगे क्या इसमें, आप क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दोगे। ठीक है, तो आपका क्या निकल के आएगा, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल के आ जाएगा। यानी क्या करना है आपको, ओपनिंग स्टॉक में आपको क्या ऐड करना है, परचेज के बाद इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दीजिए और क्लोजिंग स्टॉक इसमें से लेस करोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दूसरी चीज़, सपोज अगर सवाल में आपको क्या ये सारी चीज़ें नहीं दे रही सीधा, तो सवाल में आपको सीधा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सीधा नहीं दे रखा है तो हमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज, एक्सपेंसेस ये चीज़ें दे रखी होगी, हम इनसे निकाल लेंगे। अगर ये चीज़ें भी नहीं दी हुए तो हमें सवाल में क्या दिया हुआ आएगा, हमें सेल्स दे रखी होगी और ग्रोस प्रॉफिट दे रखा होगा। तो हम क्या करेंगे, जितनी सेल्स हमें दी हुई है उसमें से हम क्या करेंगे, आपका ग्रोस प्रॉफिट लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, आपका STR या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, या इसको क्या बोला जाता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमने निकाल लिया, हमें इसको डिवाइड करना है एवरेज स्टॉक से। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, तो एवरेज स्टॉक के लिए आप क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज स्टॉक, औसत स्कंद जिसको बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। अगर सवाल में आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा है, खाली क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो हम एवरेज स्टॉक किसको मान के लेंगे, खाली क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या मान लेंगे, एवरेज स्टॉक मान लेंगे। तो ये था आपका STR या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसको हम क्यों निकालते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो को, ये क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये क्या बताता है कि हमारा कितना स्टॉक हमें चाहिए, कि हमें हमारी डेढ़ पूंजी भी स्टॉक के अंदर ना लगे और हमारे ग्राहक भी, उनको भी माल सप्लाई टाइम पे होती है। इतना कम स्टॉक भी ना हो कि हम माल की सप्लाई में दिक्कत आ जाए, और इतना ज़्यादा स्टॉक भी नहीं होना चाहिए कि हमारी पूंजी उसके अंदर डेड पड़ी रहे। तो उसके लिए इसको देखा जाता है। तो ये रेशियो आपका जितना ज़्यादा होगा उतना क्या रहता है, बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है। यानी जिन संस्थाओं का स्कंद आवर्तन अनुपात ऊंचा है वो क्या करेंगी, कम प्रॉफिट के अंदर भी अपना सेल्स क्या कर सकते हैं, जारी, क्योंकि उनका स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है, ऊंचा है। यानी उनका माल स्टॉक में बहुत कम रह रहा है। हालांकि जरूरी नहीं है कि जिसका स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है वो बिजनेस प्रॉफिट ही कमा रहा हो, अदर चीज़ें भी कंडीशंस को प्रभावित करती हैं। लेकिन मोस्टली साधारण अगर हम बात करें तो अगर अदर फैक्टर उतने एक्टिव नहीं है तो ऊंचा स्कंद आवर्तन अनुपात क्या करेगा, हमेशा लाभवर्धी का सूचक होता है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि ऐसा हो ही, क्योंकि जैसे मान लो कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका नीचा है
तो इसके निष्कर्ष कुछ और भी निकाले जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कम ही कमा रहा है, हो सकता है व्यवसाय मंदी से दूर गुजर रहा हो, या विक्रय में सुस्ती आ गई हो, या उत्पादन जो आप बेच रहे हैं वो आउटडेटेड हो गया हो, तो अदर चीज़ें भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्कंदावर्त अनुपात के कारण ये प्रॉफिट होता है, लेकिन साधारण रूप से हम एक निर्णय निकालना चाहें तो इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दूसरा आपका आता है डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो। हम क्या अध्ययन कर रहे हैं? क्रियाशीलता अनुपात। क्रियाशीलता के अनुपात में हमने पहला कौन सा देखा? स्कंदावर्त अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दूसरा हम इसमें क्या देख रहे हैं? देनदार आवर्त अनुपात। देनदार आवर्त अनुपात में क्या होता है कि अनुपातों की देनदारों की वसूली या गुणात्मक विश्लेषण के लिए इसको काम में लिया जाता है कि कितने टाइम में हमारे देनदार हमें पेमेंट कर रहे हैं। देनदारों तथा शुद्ध विक्रय के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए भी इसको देखा जाता है। तो वो हमारे पास क्या निकालेंगे उसके लिए हम? देनदार आवर्त अनुपात। इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात के नाम से भी इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। अब हम देखते हैं इसका सूत्र क्या होगा। तो इसका सूत्र है आपका नेट क्रेडिट सेल्स, किससे डिवाइड करोगे आप इसको? एवरेज टोटल रिसीवेबल से इसको डिवाइड करोगे। जितनी भी आपकी सेल्स हैं, नेट सेल्स, और सेल्स कौन सी? क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स नहीं लेंगे हम, इसके अंदर हम क्या लेंगे? क्रेडिट सेल्स को लेंगे। नेट क्रेडिट सेल्स ले ली हमने, किससे डिवाइड करेंगे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। एवरेज रिसीवेबल भी आपको कुछ किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, एक ही बात है, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा? तो ओपनिंग डेब्टर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, BR। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग डेब्टर्स या बिल्स रिसीवेबल, या दोनों आपको दे रखे हैं तो आपको दोनों ऐड क्या करोगे आप इसके अंदर? क्लोजिंग डेब्टर्स या जो BR आपके दे रखे हैं वो, और डिवाइड किससे कर दोगे आप इसको? 2 से। तो आपके पास क्या निकल के आएगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल्स, जितनी भी क्रेडिट रेवेन्यू आपको हो रही है किससे? ऑपरेशन से, यानी जितनी आपने उधार के अंदर बिक्री की है वो, और किससे डिवाइड करेंगे हम इसको? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जैसे कभी कभी सवाल के अंदर हमें क्या होगा कि उधार विक्रय संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं, तो हम क्या करेंगे? शुद्ध विक्रय या वर्ष के अंत में देनदार से इसका अनुपात की गणना भी कर सकते हैं, यानी जितनी टोटल सेल्स हमें दे रखी है हम क्या करेंगे? उसको दे रखे ले लेंगे। अगर उधार विक्रय में सवाल के अंदर नहीं दे रखे, जैसा कि हमने पहले में देखा था कि ओपनिंग और क्लोजिंग अगर दोनों हमें नहीं दे रखा है तो हम क्या करते हैं? सिर्फ क्लोजिंग को ही ले लेते हैं। तो उसी तरीके से इसके अंदर अगर हमें उधार विक्रय की राशि नहीं दी गई है तो हम टोटल विक्रय की राशि जो दी हुई है वो ले लेंगे। करेंगे क्या हम? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब ये हमने निकाल लिया, इतने से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा आपका? डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो। अब इसके आधार पे कई में आप इसको एक नया मेथड लेते हैं सावर्त अनुपात, लेकिन हम इसी के अंदर इसका अध्ययन कर लेते हैं। औसत संग्रहण अवधि, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलेगा? तो एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए हम क्या करेंगे? एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाई क्रेडिट सेल्स, जितनी नेट क्रेडिट सेल्स है, इनटू अगर मंथ के अंदर पूछा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिन के अंदर डेज के अंदर पूछा है तो 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ऊपर जो हमने फॉर्मूला देखा है कौन से वाला? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल वाला। इससे हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला यहाँ पर पूरा का पूरा क्या हो गया है? उसका उल्टा कर दो। यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स है, वहाँ क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड किससे किया है हमने? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। और यहाँ क्या कर दो? एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स इनटू, अगर मंथ के अंदर है तो 12 से, और दिन के अंदर पूछ रहा है आपसे तो 365 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होगा? एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने का, औसत संग्रहण अवधि, तो 12 मंथ या 365 डेज डिवाइडेड बाई डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो। डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो का जो हमने ऊपर सूत्र के द्वारा फाइंड आउट किया है, उसमें जो निकला है उसको हम क्या करेंगे? 12 मंथ या 365 अपॉन एवरेज जो हमने ऊपर निकाला है डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, उससे डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज कलेक्शन पीरियड, औसत संग्रहण अवधि। औसत संग्रहण अवधि, वसूली अवधि से हमें पता चलेगा कि हमारे जो देनदार है वो कितने औसत टाइम में हमें पेमेंट कर रहे हैं।
जहाँ भी रिसीवेबल्स वर्ड आता है वहाँ सिर्फ हमें डेप्टर्स नहीं, हमें BR को भी इसके अंदर क्या करना है, ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर लेनदार आवर्त अनुपात। अब जैसा कि हमने क्या देखा अभी, देनदार आवर्त अनुपात, तो अब ये आप अपने आप इसका सूत्र बता सकते हो कि लेनदार आवर्त अनुपात में क्या हुआ, जहाँ हमने क्या यूज़ किया था डेप्टर्स, वहाँ क्या हो जाएगा क्रेडिटर्स, जहाँ हमने परचेज सेल्स यूज़ किया था वहाँ पे क्या करेंगे, परचेज वर्ड यूज़ हम करते हुए चलेंगे। तो अभी जो हमने डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो देखा था उसमें वो क्या करता है कि ऋण संग्रहण की कुशलता को बताता है, यानी हमारी सेल्स कैसी है, हमारे पैसे वापस पेमेंट कैसा आ रहा है उस चीज़ को बताता है। तो साधारणतः उसमें क्या मान के चलते हैं हम कि जो आपकी औसत संग्रहण अवधि होती है वो विक्रय शर्तों की शुद्ध वसूली अवधि या उधार जो अवधि होती है उसके 1/3 से अधिक क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो उस बिज़नेस के लिए क्या मानी जाती है, एक अच्छी ऋण संग्रहण अवधि या फिर उसके डेप्टर्स जो हैं वो अच्छे माने जाते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, लेनदार आवर्त अनुपात का। लेनदार आवर्त अनुपात को दूसरे नाम से किस जाना जाता है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो किस नाम से जाना जाता था, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और ये है हमारा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, इसको किस नाम से जाना जाएगा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या लिया था, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड किसे किया था, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। इसमें जहाँ अभी हम क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं तो जहाँ हमने सेल्स वर्ड यूज़ किया था वहाँ हम क्या करेंगे, परचेज। जहाँ हमने रिसीवेबल वर्ड यूज़ किया वहाँ हम क्या करेंगे, पेबल, क्योंकि हम लेनदार की बात कर रहे हैं। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकल के आएगा, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड पेबल। अब एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला से हमें याद रखना। उसके अंदर हमने क्या किया था कि ओपनिंग डेप्टर्स या BR प्लस क्लोजिंग डेप्टर्स प्लस BR डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ BR है वहाँ पे क्या हो जाएगा, BP बिल्स पेबल, और जहाँ क्रेडिटर्स डेप्टर्स वर्ड यूज़ किया था वहाँ क्या करेंगे, क्रेडिटर्स। वही फॉर्मूला है, खाली सेल्स और परचेज के हिसाब से हमें इसको देखते हुए चेंज करना है। तो एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। अब इसके आधार पे हम क्या निकाल सकते हैं, औसत भुगतान अवधि, जो कि हमने पिछले सवाल के अंदर हमने जो निकाली थी कि औसत संग्रहण अवधि हमारी क्या थी। तो इसमें क्या आ जाएगा, औसत भुगतान अवधि, क्योंकि क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट करना होता है। तो ये कैसे निकलेगी, वही जो सूत्र, या तो जो आपको ऊपर फॉर्मूला बताया है किसका, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का, उसको आप क्या कर दो, उल्टा कर दो। जो ये फॉर्मूला है इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे उल्टा लिख दो। नेट क्रेडिट परचेज एवरेज ट्रेड पेबल, तो ये एवरेज ट्रेड पेबल ऊपर आ गया, नीचे नेट क्रेडिट परचेज आ गया। किससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर मंथ के अंदर है तो 12 से, और ईयर दिन के अंदर पूछा है तो 365 से। दूसरा हमने जो निकाला क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, ये हमारे पास आउटपुट आ गया है। इसको क्या करेंगे हम, ऊपर लिखेंगे 12 मंथ या 365 डेज डिवाइडेड बाई क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, जो आपकी औसत भुगतान अवधि है वो हमारे पास निकल के आ जाएगी। इसको कहेंगे औसत भुगतान अवधि। अब ये क्यों निकाला जाता है, ये इसलिए देखा जाता है कि हम माल कितना उधार परचेज कर पा रहे हैं, हमारी देनदार अवधि कैसी है, या हमारे लेनदार आवर्त अनुपात शीघ्र भुगतानों को प्रदर्शित करता है। अब जैसे ये रेशियो अगर ऊंचा है तो इसका मतलब क्या होगा कि हम जो लेनदार हैं उनको क्या कर रहे हैं, पेमेंट बहुत जल्दी कर रहे हैं। जबकि नीचा लेनदार आवर्त अनुपात किसको प्रकट करेगा कि हम भुगतान में क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देरी कर रहे हैं। यानी इसके आधार पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी परचेज और सेल्स कंडीशंस कैसी हैं। कैसे, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में हम परचेज को देख सकते हैं और डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो में हम हमारी